अध्याय 3। डर्सली परिवार की विदाई। घर के सामने वाले दरवाजे के धार से खुलने की आवाज सीढ़ियों के ऊपर तक गूंजी और इसके ठीक बाद कोई चिल्लाया, ओए तुम। 16 साल तक इस तरह बुलाए जाने के बाद हैरी को जरा भी शक नहीं था कि उसके अंकल उसे ही आवाज लगा रहे थे। बहरहाल उसने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं की। वह अब भी आईने के उस टुकड़े को घूरे जा रहा था जिसमें उसके ख्याल से उसे एक पल के लिए डंबलडोर की आंख की झलक दिखी थी। हैरी तब तक टस से मस नहीं हुआ जब तक उसके अंकल ने गरज कर नहीं कहा, लड़के। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बीच में उसने आईने के टुकड़े को उस बैग में रख लिया जिसे वह ले जाने वाला था। काफी देर लगा दी, वॉर्नन डर्सली गरजे जब हैरी सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हुआ। नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैरी धीरे धीरे नीचे पहुंचा। उसके हाथ जीन्स की जेब में थे। लिविंग रूम में पहुंचने पर उसने देखा कि डर्सली परिवार के तीनों सदस्य वहां मौजूद थे। उन्होंने सफर वाली पोशाक पहन रखी थी। वर्नन अंकल ऊपर तक जिप लगी जैकेट पहने थे। पिटूनिया आंटी ने चमकीले रंग का कोट डाल रखा था और हैरी का विशालकाय सुनहरे बालों तथा मांसपेशियों वाला मौसेरा भाई डडली लेदर जैकेट पहने हुए था। हाँ, हैरी ने पूछा। बैठ जाओ, वर्नन अंकल ने कहा। हैरी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। प्लीज, वर्नन अंकल ने आगे कहा और धीरे से चीहूके, जैसे निकलते समय यह शब्द उनके गले में चुभा हो। हैरी बैठ गया। उसे अंदाजा था कि आगे क्या कहा जाएगा। उसके अंकल तेजी से चहलकदमी करने लगे और पिटूनिया आंटी तथा डडली तनाव भरे अंदाज में उन्हें देखते रहे। आखिरकार वर्नन अंकल का बड़ा बैगनी चेहरा एकाग्रता से सिकुड़ गया और वे हैरी के सामने रुक गए। उन्होंने कहा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। कितनी हैरानी की बात है, हैरी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में बोला। अपने अंकल से इस तरह बात मत करो, पिटूनिया आंटी तीखी आवाज में बोली, लेकिन वर्नन अंकल ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यह सब बकवास है, वर्नन अंकल ने सुअर जैसी छोटी आंखों से हैरी को गुस्से से घूरते हुए कहा। मैंने ये तय किया है कि इसके एक शब्द पर भी यकीन नहीं करूंगा। हम लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हैरी ने अपने अंकल की तरफ देखा। उसे चिढ़ भी छूट रही थी और हंसी भी आ रही थी। पिछले 4 हफ्तों से वर्नन अंकल हर 24 घंटे में अपना इरादा बदल रहे थे और इरादा बदलने के साथ ही हर बार सामान कार में रख या निकाल रहे थे। हैरी का प्रिय पल वह था जब वर्नन अंकल ने डडली के बैग को झुलाकर डिग्गी में रखने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उन्हें यह पता नहीं था कि डडली ने उसमें अपने डंबल्स रख दिए हैं, इसलिए डंबल्स उनके पैरों पर गिर गए और वे दर्द से चिल्लाते हुए गालियां देने लगे। तुम्हारे मुताबिक, वर्नन डर्सली ने कहा और लिविंग रूम में दोबारा चहलकदमी करने लगे, हम पिटूनिया डडली और मैं खतरे में हैं। तुम्हारे जैसे हाँ, मेरे जैसे लोगों से। सही कहा, हैरी बोला। देखो, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है, वर्नन अंकल ने हैरी के सामने रुकते हुए कहा। मैं आधी रात तक इस सब के बारे में सोचता रहा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह घर हथियाने की साजिश है। घर? हैरी ने दोहराया। कौन सा घर? यह घर, वर्नन अंकल चीखे और उनके माथे की नस फड़कने लगी। हमारा घर। इस इलाके में मकान की कीमतें आसमान छू रही हैं। तुम हमें रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि उल्टी सीधी हरकतें करके सारी जायदाद अपने नाम करवा लो। और आपका दिमाग तो नहीं सरक गया है? हैरी ने कहा। इस मकान को हथियाने की साजिश? क्या आप सचमुच इतने मूर्ख हैं? तुम्हारी यह जरूरत? पिटूनिया आंटी चिंघाड़ी, लेकिन वर्नन अंकल ने एक बार फिर उन्हें चुप करा दिया। उनकी नजर में उनकी बुद्धि पर होने वाला हमला इस खतरे की तुलना में कुछ भी नहीं था जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। और अगर आप भूल गए हो, हैरी ने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास पहले से ही एक मकान है जिसे मेरे गॉडफादर ने मेरे नाम छोड़ा है। फिर मैं इस मकान पर कब्जा क्यों करना चाहूंगा? सुखद यादों के कारण। खामोशी छा गई। हैरी को लगा कि उसके अंकल इस तर्क से प्रभावित हो गए थे। वर्नन अंकल ने दोबारा चहलकदमी शुरू करते हुए कहा, तुम्हारा दावा है कि यह लॉर्ड नाम का आदमी वोल्डेमॉर्ट, हैरी ने अधीरता से कहा, और हम यह बातें पहले ही कम से कम 100 बार कर चुके हैं। यह कोई दावा नहीं है, यह तो सच्चाई है। डंबलडोर ने पिछले साल आपको यह बात बताई थी और किंग्सले तथा मिस्टर वीजली। वर्नन अंकल ने गुस्से से अपने कंधे झुका लिए। हैरी समझ गया कि उसके अंकल क्या सोच रहे होंगे।
गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के कुछ समय बाद ही दो व्यस्त जादूगर वार्नर अंकल से मिलने आए थे और अंकल उसी घटना को भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। किंग्सले शैकलबोल्ट और आर्थर वीजली का उनके दरवाजे की चौखट पर कदम रखना डसली दंपत्ति के लिए बहुत ही अप्रिय झटका था। बहरहाल हैरी को मानना पड़ा कि चूंकि मिस्टर वीजली एक बार आधे लिविंग रूम को तहस नहस कर चुके थे, इसलिए उन्हें देखकर वार्नर अंकल के खुश होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। किंग्सले और मिस्टर वीजली ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है, हैरी ने बिना किसी अफसोस के आगे कहा। जब मैं 17 साल का हो जाऊंगा तो मुझे बचाने वाले सुरक्षात्मक सम्मोहन का असर खत्म हो जाएगा और इससे मेरे साथ साथ आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। मायापंछी के समूह को यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट आपको निशाना बनाएगा। वह या तो आपको यातना देकर मेरा पता ठिकाना मालूम करने की कोशिश करेगा या फिर वह आपको यह सोचकर बंधक बना लेगा कि मैं आकर आपको बचाने की कोशिश करूंगा। वार्नर अंकल और हैरी की नजरें मिली। हैरी को यकीन था कि उस पल वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। फिर वार्नर अंकल टहलने लगे और हैरी ने आगे कहा, आपको छिपना पड़ेगा और मायापंछी का समूह इस काम में आपकी मदद करना चाहता है। आपको बहुत अच्छी सुरक्षा दी जा रही है, सबसे अच्छी सुरक्षा। वार्नर अंकल कुछ नहीं बोले बल्कि लगातार चहलकदमी करते रहे। बाहर प्रिवेट ड्राइव की हेजों के ऊपर सूरज नीचे झुक रहा था। पड़ोसी का लॉन मोवर एक बार फिर रुक गया। वार्नर डसली ने अचानक तेजी से पूछा, तुमने कहा था कि जादू मंत्रालय भी है? हाँ है, हैरी ने हैरानी से कहा। अच्छा, तो फिर मंत्रालय हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता? मुझे लगता है कि निर्दोष होने के नाते हमें सरकारी सुरक्षा मिलनी चाहिए। आखिर हमारा कसूर सिर्फ इतना ही तो है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर रखा जो निशाने पर है। हैरी खुद को रोक नहीं पाया और हंस दिया। उसके अंकल हमेशा सरकार से उम्मीदें लगाते थे, भले ही यह उस दुनिया की सरकार हो जिससे वे नफरत करते थे, जिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। आपने मिस्टर वीजली और किंग्सले की बातें नहीं सुनी? हैरी ने जवाब दिया। हमें लगता है कि दुश्मन मंत्रालय में घुसपैठ कर चुका है। वार्नर अंकल अंगीठी तक गए और वापस लौटते समय इतनी गहरी सांस छोड़ी कि उनकी बड़ी बड़ी काली मूंछें थरथराने लगी। उनका चेहरा एकाग्रता के कारण अब भी बैगनी था। ठीक है, उन्होंने एक बार फिर हैरी के सामने रुकते हुए कहा। ठीक है, हम यह सुरक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सुरक्षा के लिए वह किंग्सले नाम का आदमी क्यों नहीं मिल सकता? हैरी अपनी आंखें चढ़ाने से खुद को बमुश्किल रोक पाया। वार्नर अंकल यह सवाल आधा दर्जन बार पूछ चुके थे। उसने दांत भींच कर कहा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किंग्सले मगलू, मेरा मतलब है आपके प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहा है। वही तो, वह सबसे अच्छा है, वार्नर अंकल ने खाली टेलीविजन स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। डसली दंपति ने किंग्सले को न्यूज में देखा था। किंग्सले मगलू प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चल रहा था जब वे एक अस्पताल का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा किंग्सले ने मगलुओं जैसे कपड़े पहनने में महारत हासिल कर ली थी और उसकी धीमी गहरी आवाज में आश्वस्त करने वाला भाव था। परिणाम स्वरूप डसली दंपति किंग्सले को इतना पसंद करने लगे जितना उन्होंने कभी किसी जादूगर को नहीं किया था। हालांकि यह सच था कि उन्होंने उसे कभी बाली पहने हुए नहीं देखा था। देखिए, वह तो नहीं मिल सकता है, हैरी ने कहा, लेकिन हेस्टीरिया जोन्स और डेडलस रिकल ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। अगर हमने उनका बायोडाटा देखा होता, वार्नर अंकल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हैरी का संयम जवाब दे गया। वह उठकर अपने अंकल के पास गया और टीवी सेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह दुर्घटनाएं दरअसल दुर्घटनाएं नहीं है। कारों का टकराना, विस्फोट, ट्रेनों का पटरियों से उतरना और जो तमाम घटनाएं हमने न्यूज में देखी हैं, लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं और इस सब के पीछे है वोल्डेमॉर्ट। मैं आपको ये बात पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि उसे मगलुओं को मारने में मजा आता है। यहाँ तक कि कोहरा भी दम पिशाचों ने उत्पन्न किया है, और अगर आपको ये याद नहीं हो तो अपने बेटे से पूछ लें। डडली ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए। फिर अपने माता पिता और हैरी की निगाह खुद पर टिकी देखकर उसने उन्हें धीरे धीरे नीचे किया और पूछा, वे और भी हैं? और? हैरी हंसा। तुम्हारा मतलब है जिन दो दम पिशाचों ने हम पर हमला किया था उससे ज्यादा? जाहिर है वे बहुत सारे हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। अब तक तो हजारों में हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें डर और निराशा से शक्ति मिलती है। ठीक है, वार्नर डसली ने अक्खर लहजे में कहा। तुम्हारी बात में दम लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हैरी ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं 17 साल का होता हूँ वे सभी प्राणभक्षी, दमपिशाच, यहाँ तक कि सजीव लाशें भी, यानी वे मुर्दा शरीर जिन पर शैतानी जादूगर सम्मोहन कर देता है, आपकी तलाश करेंगे और यकीनन आप पर हमला करेंगे। और अगर आपको याद हो कि आखिरी बार जादूगरों से मुठभेड़ में आप किस तरह हारे थे, तो मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आपको मदद की जरूरत है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही।
इस दौरान वर्नॉन अंकल याद कर रहे थे कि किस तरह हैग्रिड ने लकड़ी के सामने वाले दरवाजे को तोड़ दिया था। पिटूनिया आंटी वर्नॉन अंकल को देख रही थी। डडली हैरी को घूर रहा था। आखिर वर्नॉन अंकल के मुंह से निकला, देखो मेरे ऑफिस का क्या होगा, डडली के स्कूल का क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें हमलावर जादूगरों के लिए मायने रखती होंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हैरी चिल्लाया। वे आपको उसी तरह यातना देंगे और मार डालेंगे जैसे उन्होंने मेरे मम्मी डैडी के साथ किया था। डैडी, डडली ऊंची आवाज में बोला। डैडी, मैं मायापंछी के समूह की सुरक्षा में जा रहा हूँ। डडली, हैरी बोला, तुमने जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। वह जानता था कि किला फतेह हो चुका है। अगर डडली इतना डर चुका है कि मायापंछी के समूह की सुरक्षा में रहना चाहता है, तो उसके माता पिता भी उसके साथ जाएंगे। लाडले डडली से दूर रहने का सवाल ही नहीं उठता है। हैरी ने मेंटल पीस पर रखी घोड़ा गाड़ी की डिजाइन वाली घड़ी पर निगाह डाली। वे लोग लगभग 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, उसने कहा, और जब डसली परिवार के किसी सदस्य ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो कमरे से बाहर निकल गया। अपने अंकल आंटी और कजिन से शायद हमेशा के लिए विदा लेने के लिए वह खुशी खुशी तैयार था, लेकिन माहौल काफी अजीब था। 16 साल की ठोस नापसंदगी के अंत में आप एक दूसरे से क्या कह सकते हैं? अपने बेडरूम में लौटने के बाद हैरी यूं ही अपने बैग से खेलता रहा। फिर उसने हेडविग के पिंजरे की छड़ों के बीच से कुछ आउल नट्स अंदर डाल दिए। वे हल्की खन के साथ तलहटी से टकराए, लेकिन हेडविग ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हैरी ने उसे पुचकारते हुए कहा, हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं, फिर तुम जी भर कर उड़ लेना। दरवाजे की घंटी बजी। हैरी झिझका, फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चल दिया। उसे भरोसा नहीं था कि हेस्टीरिया और डिडेलस अपने आप डडली दंपत्ति से निपट पाएंगे। जिस पल हैरी ने दरवाजा खोला, एक रोमांचित आवाज आई, हैरी पॉटर। बैगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने झुककर उसे सलाम किया। हमेशा की तरह सम्मान की बात है। धन्यवाद डिडेलस, हैरी ने कहा और काले बालों वाली हिस्टेरिया को हल्के से मुस्कुरा कर देखा। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये कर रहे हैं। ये है मेरे अंकल, आंटी और कजिन। हैरी पॉटर के रिश्तेदारों, आप सभी का दिन शुभ हो, डिडलिस ने चहकते हुए कहा और लिविंग रूम में पहुंच गया। डसली दंपत्ति इस संबोधन से जरा भी खुश नहीं हुए। हैरी ने सोचा, कहीं उन्होंने अपना इरादा फिर से तो नहीं बदल लिया। जादूगरनी और जादूगर को देखते ही डडली अपनी माँ के पास दुबक गया। मुझे दिख रहा है कि आपने सामान पैक कर लिया है और आप बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि हैरी आपको बता चुका है, योजना एकदम सीधी है, डिडलस ने कहा और अपने वेस्टकोट की जेब से एक बड़ी जेब घड़ी निकालकर देखने लगा। हम लोग हैरी के जाने से पहले यहाँ से चल देंगे। आपके घर के भीतर जादू करना खतरनाक है, क्योंकि हैरी अब भी नाबालिग है। इसलिए इस मंत्रालय को उसे गिरफ्तार करने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कार से 10-11 मील दूर पहुंचेंगे और वहां से अंतर्ध्यान होकर उस सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे रहने के लिए चुनी गई है। मुझे लगता है आप कार चलाना तो जानते होंगे, उसने वॉर्नन अंकल से विनम्रता से पूछा। कार चलाना? जाहिर है बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वॉर्नन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। सर, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार। मैं तो इतने सारे बटनों और डायलों से बिल्कुल चकरा जाता, डिडलस ने कहा। वो वर्नन डसली को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हर शब्द के साथ वर्नन डसली का योजना पर से विश्वास उठता जा रहा था। कार तक नहीं चला सकता, वे बहुत धीरे से बुदबुदाए और उनकी मूंछ आवेश में थरथराई। लेकिन सौभाग्य से डिडलस या हिस्टेरिया ने उनकी बात नहीं सुनी। डिडलस ने आगे कहा, हैरी, तुम यहाँ अपने रिश्तेदारों का इंतजार करना, योजना थोड़ी बदल गई है। आपका क्या मतलब है? हैरी ने तुरंत पूछा। मैं सोच रहा था कि बावरे नैन यहाँ आएंगे और मुझे साहचर्य अंतर्ध्यान करके ले जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, हिस्टेरिया ने संक्षेप में कहा। बावरे नैन पूरी बात समझा देंगे। डसली दंपत्ति के चेहरे पर नासमझी का स्पष्ट भाव था और वे चौंक कर उछल पड़े जब एक तेज आवाज आई, जल्दी करो। हैरी ने कमरे में चारों तरफ देखा, तब कहीं जाकर उसे एहसास हुआ कि यह आवाज डिडलस की जेब घड़ी में से आई थी। बिल्कुल सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, डिडलस ने अपनी घड़ी की तरफ सिर झुकाकर उसे वापस वेस्ट कोट में रखते हुए कहा। हैरी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस घर से तुम्हारे जाने और तुम्हारे परिवार के अंतर्ध्यान होने का समय एक ही हो, ताकि सम्मोहन तभी टूटे जब पूरा परिवार सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो। वो डसली परिवार की ओर मुड़ा। तो चलने के लिए तैयार हैं? किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वर्नॉन अंकल अब भी दहशत से डिडलस के वेस्टकोट की उभरी जेब को घूर रहे थे। डिडलस, हमें हॉल में बाहर इंतजार करना चाहिए, हिस्टेरिया बुदबुदाई।
उसे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि जब हैरी डर्सली परिवार से प्रेमपूर्ण, शायद आंसू भरी विदा लेगा, तो कमरे में रहना ठीक नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हैरी बोला, लेकिन वार्नर अंकल ने इस बात को अनावश्यक बनाते हुए जोर से कहा, अच्छा, तो अलविदा लड़के। उन्होंने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन आखिरी मिनट पर यह काम उनसे नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसे किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे झुलाने लगे। तैयार दीदी? पिटूनी आंटी ने पूछा और हैरी की तरफ देखने से बचने के लिए अपने हैंडबैग के बटन से खेलने लगी। डडली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वहीं पर मुंह खोले खड़ा रहा। हैरी को बरबस ग्रॉप नाम के दानव की याद आ गई। तो फिर चलो, वर्नॉन अंकल बोले। डडली लिविंग रूम में दरवाजे तक पहुंचकर बुदबुदाया, मैं समझ नहीं पाया। बेटा क्या नहीं समझ पाए? पिटूनिया आंटी ने अपने बेटे को निहारते हुए पूछा। डडली ने हैरी की तरफ अपना बड़ा मोटा हाथ उठाया। वह हमारे साथ क्यों नहीं चल सकता है? वर्नॉन अंकल और पिटूनिया आंटी अपनी जगह पर स्थिर खड़े रह गए और डडली को ऐसे घूरने लगे जैसे उसने अभी अभी बैले डांसर बनने की इच्छा जाहिर की हो। क्या? वार्नर अंकल ने जोर से पूछा। वह हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है? डडली ने पूछा। देखो, वह नहीं चाहता है, वर्नॉन अंकल ने कहा और हैरी को गुस्से से घूरते हुए पूछा। तुम नहीं चाहते हो, है ना? बिल्कुल नहीं, हैरी ने कहा। देखा? वर्नॉन अंकल ने डडली से कहा। अब चलो, हमें चलना चाहिए। वे तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। सभी को सामने वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई, लेकिन डडली हिला तक नहीं। कुछ अटकते कदमों के बाद पिटूनिया आंटी भी रुक गईं। अब क्या हुआ? वार्नर अंकल चिल्लाए और दोबारा दरवाजे पर नजर आए। ऐसा लग रहा था कि डडली के मन में ऐसे विचार आ रहे थे जिन्हें वह शब्दों में कह नहीं पा रहा था। स्पष्ट रूप से मन ही मन कुछ पल दर्दनाक संघर्ष करने के बाद वह बोला, लेकिन वह जा कहाँ रहा है? पिटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह स्पष्ट था कि डडली की बातों से उन्हें डर लग रहा था। हेस्टिया जोन्स ने खामोशी तोड़ी। उसने चकराते हुए पूछा, लेकिन बेशक आप जानते होंगे कि आपका भांजा कहाँ जा रहा है। बेशक जानते हैं, वर्नॉन डसली ने कहा। वह आप जैसे लोगों के साथ जाएगा, है ना? ठीक है डडली, चलो कार में चलते हैं। तुमने उस आदमी की बात सुन ली थी ना, हमें जल्दी चलना चाहिए। एक बार फिर वर्नॉन डसली सामने वाले दरवाजे तक गए, लेकिन डडली उनके पीछे पीछे नहीं गया। हम जैसे लोगों के साथ? हिस्टेरिया नाराज दिख रही थी। हैरी इस तरह की घटना पहले भी देख चुका था। जादूगर यह देखकर स्तब्ध रह जाते थे कि हैरी के सबसे करीबी रिश्तेदार मशहूर हैरी पॉटर में कितनी कम दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, हैरी ने हिस्टेरिया को आश्वस्त किया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है? हिस्टेरिया ने दोहराया। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से तेज होने लगी। क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि तुमने कितना कुछ झेला है? तुम कितने बड़े खतरे में हो? वोल्डेमॉर्ट विरोधी अभियान में तुम्हारी कितनी बड़ी भूमिका है? नहीं, वे नहीं जानते हैं, हैरी ने कहा। दरअसल वे सोचते हैं कि मैं धरती पर बोझ हूँ, लेकिन मुझे इसकी आदत। मैं नहीं सोचता हूँ कि तुम धरती पर बोझ हो। अगर हैरी ने डडली के होठों को हिलते हुए नहीं देखा होता, तो शायद उसे इस पर यकीन नहीं होता। खैर, वह कई पल तक डडली को घूरता रहा। तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि यह बात उसके कजिन ने ही कही थी। डडली का चेहरा लाल हो गया था। हैरी खुद हैरानी और उलझन में था। शुक्रिया डडली। एक बार फिर डडली ऐसे विचारों से जूझता नजर आया जिन्हें व्यक्त करने में उसे मुश्किल आ रही थी। फिर वह बुदबुदाया, तुमने मेरी जान बचाई थी। ऐसा नहीं था, हैरी ने कहा। दंपिशाच तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा चूसना चाहते थे। उसने अपने कजिन को जिज्ञासा से देखा। इस साल और पिछले साल की गर्मियों में उसका डडली से ज्यादा पाला नहीं पड़ा था, क्योंकि हैरी प्रिविट ड्राइव में बहुत कम समय रहा था और वहां रहते समय भी उसने ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा था। बहरहाल अब हैरी को एहसास हुआ कि ठंडी चाय के जिस कप से वह सुबह टकराया था, वो शायद डडली ने उसे फंसाने के लिए नहीं रखा था। यह बात उसके दिल को छू गई, लेकिन उसे यह देखकर राहत मिली कि भावनाएं व्यक्त करने की डडली की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। एक दो बार फिर अपना मुंह खोलने के बाद डडली लाल चेहरे के साथ खामोश हो गया। पिटूनिया आंटी रोने लगी। हिस्टेरिया जोन्स ने उनकी तरफ करुणा के भाव से देखा, जो फौरन गुस्से में बदल गया जब पिटूनिया आंटी ने आगे बढ़कर हैरी के बजाय डडली को गले लगा लिया। बहुत बढ़िया डडली, वे उसके विशाल सीने पर सिर रखकर सुबकने लगी। कितना प्यारा बच्चा है, धन्यवाद दे रहा है। लेकिन उसे धन्यवाद कहाँ दिया है? हिस्टेरिया ने गुस्से से कहा। उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि वो हैरी को धरती पर बोझ नहीं मानता है।
हाँ, लेकिन डडली के मुंह से ये बात निकलना भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसा ही है, हैरी ने कहा। वह इस बात पर चिढ़ भी रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी कि पिटूनिया आंटी डडली को इस तरह जकड़े थी जैसे वो अभी अभी हैरी को जलती हुई इमारत से बचा कर लाया हो। हम चल रहे हैं या नहीं, वरना अंकल गरजते हुए एक बार फिर लिविंग रूम के दरवाजे पर आ गए। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ हाँ, सही कहा, टिडलस टिगल ने कहा, जो इस बातचीत को स्तब्ध अंदाज में देख रहा था और अब खुद को संभाल रहा था। अच्छा हैरी, अब हमें सचमुच चलना चाहिए। वह आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से हैरी से हाथ मिलाया। शुभकामनाएं, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। जादूगरों की दुनिया की आशाएं तुम्हारे कंधों पर टिकी हैं। ओह, हैरी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद। अलविदा हैरी, हेस्टेरिया ने भी उसका हाथ थामते हुए कहा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैरी ने पिटूनिया आंटी और डडली पर निगाह डालते हुए कहा। मुझे यकीन है हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे, डिगल ने उत्साह से कहा और कमरे से बाहर निकलते समय अपना हैट लहराया। उसके पीछे हेस्टेरिया निकल गई। डडली ने खुद को अपनी माँ के चंगुल से धीरे से छुड़ाया और हैरी की तरफ बढ़ा। हैरी ने जादू से उसे डराने की अपनी इच्छा पर काबू किया। फिर डडली ने अपना बड़ा गुलाबी हाथ आगे बढ़ाया। ओह डडली, हैरी ने पिटूनिया आंटी की दोबारा शुरू हो गई सिसकियों के ऊपर से कहा। क्या दम पिशाचों ने तुम्हारे भीतर नई आत्मा डाल दी? क्या पता, डडली बुदबुदाया। मिलते हैं हैरी। हाँ, हैरी ने डडली से हाथ मिलाते हुए कहा। मिलते हैं डडली दादा, अपना ध्यान रखना। डडली हल्के से मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। हैरी को गिट्टी भरे ड्राइव में उसके भारी कदमों और फिर कार के दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज आई। पिटूनिया आंटी, जिनका चेहरा रुमाल में दफन था, उस आवाज को सुनकर मुड़ी। शायद उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वह हैरी के साथ अकेली रह जाएंगी। अपने गीले रुमाल को जल्दी से अपने जेब में ठूसती हुई वे बोली, अच्छा तो विदा। और फिर उसकी तरफ देखे बिना वे दरवाजे की तरफ चल दी। अलविदा, हैरी ने कहा। वे रुकीं और उन्होंने पलटकर पीछे देखा। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि वे उससे कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने उसे अजीब अंदाज में देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर हल्के से सिर झटक कर वे तेजी से कमरे से बाहर निकल गईं।